अच्छा जी स्टूडेंट्स देखें, ये जो पेपर है केमिस्ट्री का, बिल्कुल मैंने लेटेस्ट पेपर इसलिए लिया है ताकि बेटा इसको हम देखें कि इसमें क्या वो पूछ रहा है। ये है अक्टूबर नवंबर 2023 का, ठीक है। अभी इससे लेटेस्ट पेपर नहीं आया, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर बाद बच्चे कह रहे हैं कि हमने सेल्फ इवेल्युएशन के लिए रखा था, तो आप लोगों के लिए बेटा और पेपर भी हैं, वो इंशाल्लाह मुश्किल वाला पेपर आपको देंगे मॉक से पहले, ठीक है। जब सॉरी आपके एग्जाम से पहले आपको जो पेपर होगा ना वो काफी मुश्किल वाला आपको मैं दूंगा। ये तो आसान पेपर है, ये क्यों रखा हुआ है सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। तो ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहे जी द एलिमेंट्स सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर आर इन पीरियड 3 of the periodic table. Describe the variation in the atomic radius from sulfur silicon to sulfur. देखो वो बेसिकली ना आपसे पीरियड 3 की बात कर रहा है। सोडियम है इसमें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड हीलियम नियॉन आर्गन। ये जी 11 12 13 14 15 16 17 18 ये प्रोटॉन्स हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि जब आप बेटा पीरियड्स में मूव करते हैं, पीरियड्स में, तो नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट। नंबर ऑफ शेल्स या जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बेटा आपका कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ शेल तो चेंज नहीं हो रहे ना, लेकिन न्यूक्लियर पुल आपका इंक्रीज हो रहा है बेटा। न्यूक्लियर पुल इज इंक्रीजिंग। जब बेटा न्यूक्लियर पुल आपका बढ़ेगा, न्यूक्लियर पुल आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं भाई। अब आप अगर देखें तो वो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर का पूछ रहा है बेटा। ये सिलिकॉन है, ये आपका फास्फोरस है, ये आपका सल्फर है। 14 प्रोटॉन, 15 और 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर शेल या आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जब आउटर इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी तो एटम का साइज डिक्रीज होगा। तो वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, तो आप बताएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें अगर रीजन आपने बतानी होगी तो बेटा आप रीजन क्या बताओगे कि एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। इसको बेटा इस तरह कर लेते हैं सामने। अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा जरा क्वेश्चन पढ़िएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। इसमें बेटा ये होगा कि आप लोग ना जरा इसमें आप लोगों ने भी सॉल्व करना है। सिर्फ मैं सॉल्व करूं और आप देखेंगे तो इसका तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के पास नोटबुक होनी चाहिए और आप लोग खुद पहले अपने आंसर भी लिखें कि मेरे ख्याल में तो ये आंसर होना चाहिए। अब जी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, ये कह रहा है जी melting point of silicon is 1410 and melting point of sulfur is this. अब देखिए इसमें ना फर्क क्यों आ रहा है भाई। जो सिलिकॉन है ना, अगर आप सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखो तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ डायमंड। बड़े इस तरह डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ना कि एक कार्बन को 4 कार्बन सराउंड कर रहे हैं, फिर आगे फर्दर उसकी कनेक्टिविटी होती जा रही है जी। इसी तरीके से यहां पर भी होगा। किसमें? सिलिकॉन में, कि ईच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम्स और आगे फर्दर ये इसी तरह स्प्रेड होता जाएगा भाई। जिस तरह डायमंड स्प्रेड हो रहा है ना, इस तरह ये स्प्रेड हो रहा है। तो अगर आपको बेटा इस सिलिकॉन को मेल्ट करना है, देखो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, अगर आपको ये मेल्ट करना पड़ जाए ना सिलिकॉन, इसको बोलते हैं सिलिकॉन। ये सिलिका नहीं है, सिलिका अलग होता है। सिलिका क्या होता है? सिलिका होता है SiO2। ये सिलिका की बात नहीं कर रहा, सिलिकॉन की बात कर रहा है, कि मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो बेटा इस सिलिकॉन को अगर आपने मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक दी कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने होंगे। जबकि सल्फर को आप देखो बेटा, सल्फर जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है S8। ये एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये डॉट एक सल्फर है, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8। दिस इज अ सल्फर। ये S8 है, ये डॉट्स सल्फर के एटम्स है। दूसरा जो सल्फर होगा वो भी ऐसे ही होगा बेटा।
तो सल्फर के अंदर, सल्फर इज अ सिंपल मॉलिक्यूल, देखो ना सल्फर का फॉर्मूला है S8। तो आपको एक निशानी पता होनी चाहिए कि वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनका फिक्स फॉर्मूला होता है ना, फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिनके फिक्स नंबर ऑफ एटम्स, वो आपके बेटा सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। वो क्या होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल। और आप सबको ये बात भी पता होगी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान क्या होती है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। और ये देखो, ये जो बेटा आपका सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, इसमें कौन सी फोर्सेस हैं बताएं? सिलिकॉन में कौन सी फोर्सेस हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सिर्फ अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको सिलिकॉन को मेल्ट करना है तो यू नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा बेटा। लेकिन अगर आपको सल्फर को मेल्ट करना है S8, तो यू नीड टू ब्रेक द IMF। तो फर्क जरा देखें कि कहां पर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। डेफिनेटली सिलिकॉन के अंदर, क्योंकि सिलिकॉन इज अ जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट स्ट्रक्चर मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल है। अच्छा देखें एक और चीज भी, सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बस SI लिखते हैं ना, नीचे उसकी तादाद लिखते हैं कि इस SI में 1 ट्रिलियन एटम है, नहीं, आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो जाइंट स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट फिक्स। जिस तरह डायमंड है, डायमंड का फॉर्मूला लिखते हैं सिर्फ कार्बन, ये नहीं लिखते कि इसमें इतने कार्बन है, नंबर नहीं बता सकते। तो इसलिए बेटा अब आपने ये डिफरेंस बताना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन इज 1410, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 113। तो आप पहली चीज ये बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है, इनका स्ट्रक्चर बताएं। आप कहें सिलिकॉन, सिलिकॉन हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट मीन बड़ा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक अ डायमंड। सिलिकॉन हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर, जबकि सल्फर, जाइंट का ऑपोजिट क्या होता है? वर्ड जाइंट का ऑपोजिट होता है सिंपल। सल्फर हैज अ सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर का कैसे पता चला? आपको निशानी बताई है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल होंगे उसका फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जिस तरह सल्फर में S8, फास्फोरस में P4, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आपने अब इनके मेल्टिंग पॉइंट के बताना है। टू इफ यू वांट टू मेल्ट द सिलिकॉन, आपको क्या ब्रेक करना होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो फॉर द मेल्टिंग ऑफ सिलिकॉन, for melting of silicon, we need to break strong covalent bonds, strong covalent bonds, जबकि while in S8 we break weak IMF, weak IMF। अब बेटा मैं जरा आपको ना कुछ बातें पहले थोड़ी सी बता दूं, 1 मिनट इसके बारे में, ये जरा सुनिएगा जी, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं। ये बेटा पहले सुने, जब भी किसी कंपाउंड के बारे में वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का पूछे ना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने बेटा, मैं भी ये क्वेश्चन पूरा कर लूं फातिमा, फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, सिर्फ मैं इसको जरा पहले कंप्लीट कर लूं एक दफा। जब भी वो आपसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का पूछे ना, तो आपने पहले डिसाइड करना है कि जो आपका कंपाउंड है वो सिंपल है, सिंपल कोवेलेंट है, जॉइंट कोवेलेंट है, या आयोनिक है। मेटल तो चले आप छोड़ दें, मेटल तो आराम से पहचान कर लेंगे आप, या आयोनिक है। अब देखिए अगर सिंपल होगा ना, सिंपल, इसकी निशानी क्या होती है सिंपल की? मतलब इस तरह का होगा, नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स होंगे, S8, P4, H2O, CH4, C6H12, नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स। सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स के दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भाई, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक IMF होगी, वीक IMF, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक IMF होगी। जबकि आपके जो जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, जॉइंट पे क्या आता है? डायमंड, सिलिका, ग्रेफाइट, और इसके अलावा सिलिकॉन जो उसने पूछा हुआ है। तो इस, अच्छा यहाँ जो सिंपल है ना बेटा, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान इस तरह IMF होगी, छोटे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये IMF इस तरीके से होगी। लेकिन जो जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसमें आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने होते हैं भाई। क्या बॉन्ड्स? आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, और सिंपल कोवेलेंट के दरमियान वीक IMF को ब्रेक करना आसान है। इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का फर्क है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू नीड टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में अगर आपने किसी को मेल्ट करना है या बॉइल करना है, तो क्या करना होगा? यू नीड टू ब्रेक
दी आयोनिक बॉन्ड, तो ये भी बड़ा मुश्किल होगा काम कि आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करना इज नॉट इजी। इस तरह जॉइंट कोवेलेंट के अंदर यू नीड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड, टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह बेटा अगर आपके पास सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है तो इसमें क्या करना होगा, यू नीड टू ब्रेक IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी बेटा, मैं भी एक क्वेश्चन पूरा कर लूं ना, फिर मैं इसको अनम्यूट कर दूंगा बेटा। आप पहले अपने क्वेश्चंस लिख लें जो आपके माइंड में आ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें बी पार्ट, इसमें ये कह रहा है कि द टेबल शो सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम सिलिकॉन टू सल्फर। ठीक है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज नॉट शोन। ठीक है, ये देखें फास्फोरस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उसने नहीं बताई। अब ये कह रहा है the total number of electron in s subshell of silicon, silicon के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना, सिलिकॉन has 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4 3p2 3p2। अब जरा फास्फोरस की भी कर ले क्योंकि वो सबकी करवाएगा। 15 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और बेटा साथ में सल्फर की भी कर लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। अब इस तरह करते हैं तो बेटा आप ना, अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, एस सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के बताइए। एस 1s में आ रहे हैं, 2s में, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 2 + 2 + 2। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3s में आ रहे हैं, तो कितने हो गए। अगर इसमें जल्दबाजी करेंगे तो गलत करेंगे, आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब आंसर करेंगे। फास्फोरस में बेटा कितने आ रहे हैं, अगेन 1s में 2 2s में 2 और 3s में 2, तो इसमें बेटा 6 ही आ रहे हैं। और सेम फॉर द सल्फर, सल्फर में 1s में 2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 आ रहे हैं। p टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल। जरा अगर आप p काउंट करें तो अगर सिलिकॉन में देखें, p में 6 इधर है और 2 इधर है, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन जी बेटा। इसमें देखें p में 6, p में 3, 6 + 3 9, और यहाँ 6 + 4 10, तो आपके पास याद 2 नंबर मुफ्त के बेटा, इससे देखें इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता। अब कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपने निकालनी है, तो ये सिलिकॉन है बेटा। अब देखो यहाँ पर आपको पहले आयोनाइजेशन एनर्जी माइंड में लेकर आओ। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। सिलिकॉन को पहले गैसियस एटम में लेके जाना होगा भाई। स्टेट सिंबल्स लाजमी आपने लिखने हैं, स्टेट सिंबल्स मस्ट हैं। सिलिकॉन गैसियस एटम में होगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा +1 और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा आपने लिखना है जी। याद रखिए आयनाइजेशन एनर्जी की जो इक्वेशन होगी उसमें सारी चीजें गैसियस फॉर्म में, ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो भी और जो आपके पास गैसियस आयन बन रहा है वो भी। अच्छा अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, बस इसको खत्म करके ना बेटा फिर मैं आपसे क्वेश्चन सुनता हूं जो आप लोगों के क्वेश्चन है। 3 पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी आर गिवन। देखो हम ऊपर 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, किसकी, सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन, फास्फोरस सल्फर, सिलिकॉन फास्फोरस और सल्फर की बातें हो रही है। भाई सिलिकॉन की उसने आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, कितनी है, तो मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उसने सिलिकॉन की दी है 786, फास्फोरस की नहीं दी, सल्फर की दी हुई है 1000, फास्फोरस की नहीं दी, ये ऊपर क्वेश्चन है मैंने इसलिए यहां लिख दिया। अब जरा सुनो, नहीं नहीं इसको बड़े ध्यान से सुनो भाई, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ना, ये पहले बेटा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना होगा, तो ये ले मैं पहले ये एक्सप्लेन करता हूं। जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ये पहले समझ लें आप। अगर आप पीरियड 3 की बात करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, बताइएगा इसमें कहां पर, वैसे तो जनरल ट्रेंड क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं 12,
ये 13 हो गए, ये 14, ये 15, 16, 17, 18। जनरल ट्रेंड ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन आपको पता होगा सब बच्चों को कि दो जगह डिप आता है, डिप। इसका अगर आप देखें ना बेटा ग्राफ, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें ना बेटा, तो इस तरह का होगा। ये आपके पास है यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर आपके पास है एटॉमिक नंबर, ये 11 है, ये 12 है, ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अगर आप इसका वो बनाए, ये सोडियम आ गया, ये मैग्नीशियम आ गया, ये एल्यूमिनियम आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, ये फास्फोरस आ गया, ये सल्फर आ गया, ये आपके पास बेटा क्लोरीन एंड दिस इज आर्गन। तो देखें आपसे वो इस एरिया का फिलहाल पूछ रहा है, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, इस जगह ये सिलिकॉन की है, ये फास्फोरस की है, ये सल्फर की। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ, सिलिकॉन और फास्फोरस में अगर आप कंपैरिजन करो कि वाई, अच्छा फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो दोनों से ज्यादा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है। फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से भी ज्यादा है, सल्फर से भी ज्यादा है। तो पहली बात, अगर आप क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाओ, क्वेश्चन की तरफ, तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो दोनों से ज्यादा है, सल्फर से भी सिलिकॉन से भी। तो क्या होगी भाई? 1060। तो ये तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया, ये आपने पहले प्रिडिक्ट करना है कि सर्कल द करेक्ट वैल्यू। ये मुझे कैसे पता चला? ये बेटा मैंने उस ग्राफ से देख के बताया, जो मैंने याद किया हुआ है, आपको भी याद करना है। अच्छा, अब वो कह रहा है एक्सप्लेन योर चॉइस इंक्लूडिंग अ कंपैरिजन ऑफ योर चूजन वैल्यू टू दोज ऑफ सिलिकॉन एंड सल्फर। ये देखने पहले मार्क्स इसके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको अभी एक मिनट, आपको भी जस्टिफाई करना है बेटा कि फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना ये ज्यादा क्यों है सल्फर के मुकाबले में। पहले इससे कंपैरिजन करना है, फिर आपको बताना है फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है सिलिकॉन के मुकाबले में, इससे भी जस्टिफाई करना है। तो 2 मार्क्स इससे कंपैरिजन किए, 2 मार्क्स इससे कंपैरिजन किए। तो अब आप बेटा इस तरह करोगे, सिलिकॉन और फास्फोरस तो सिंपल है। कैसे? मैं ग्राफ पर दोबारा आता हूं। देखें सिलिकॉन के पास 14 है, फास्ट में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा यहां लिखता हूं, फिर ना आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, एक दफा अच्छे तरीके से समझ लेंगे। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 3s2, 3px, 3py एंड 3pz, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप बेटा बात करते हैं फास्फोरस की, इट हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 3s2 एंड 3px, 3py एंड 3pz। तो इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। पहले इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। बेटा आउटर शेल ये है जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज द आउटर शेल, दिस इज द आउटर शेल। जरा बताओ कि आउटर शेल और न्यूक्लियस के दरमियान ये न्यूक्लियस है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? काउंट कर लो जरा यहां से यहां तक। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एस डॉट ई, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां कितने हैं? 10 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको एक बात समझ आई, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, लेकिन लेकिन जो प्रोटॉन नंबर है वो फास्फोरस का, प्रोटॉन नंबर फास्फोरस का बिगर है देन सिलिकॉन। ठीक है बेटा? तो आपने प्रोटॉन नंबर की बेस पर आंसर देना है। आप कहेंगे कि फास्फोरस के पास मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जब मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो उसकी ग्रेट न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन। ये 15 प्रोटॉन इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहे हैं, 14 प्रोटॉन इतने स्ट्रांगली नहीं खींच रहे। तो आपने बेटा ये लिख कर आना है। तो मैं यहां लिखता हूं पहले कि फास्फोरस के पास, टू द पॉइंट आंसर देंगे। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत गलत लिख कर आएंगे चीजें, तो आप टू द पॉइंट जरा आंसर सुने ना, कि फास्फोरस हैज greater attraction, phosphorus has greater attraction for the outer electron as compared to, एक मैं वो करूंगा ना म्यूट, फिर पूछिएगा, as compared to सिलिकॉन। सिलिकॉन के मुकाबले में ना फास्फोरस की अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? अब आप इसके रीजन बताएं कि फास्फोरस हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज। अभी देखो आपने सिर्फ एक बात बताई है कि अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? रीजन बताओ कि फास्फोरस हैज
मोर न्यूक्लियर चार्ज या मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये है इसकी रीजन। 2 मार्क्स आपको इस चीज के मिलेंगे। अब आपने बेटा इसको कंपेयर करना है किसके साथ? अब आप इसको कंपेयर करेंगे सल्फर के साथ। ये देखें, सल्फर पर आ जाएं। सल्फर है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3px, 3py, 3pz। ये देखो जी। अब आप अगेन देखें कि भाई शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अच्छा यहां पर देखो क्या लग रहा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम है, यहां पर भी शील्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है। अब तो आपको देखने में लग रहा था कि सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना, इट हैज 6 प्रोटॉन्स, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा इसलिए नहीं है बेटा कि यहाँ पर जो सल्फर का आउटर शेल है, इसको जरा देखो गौर से, ये वाला जिसको मैं भी मार्क करने जा रहा हूँ, इसमें बेटा, इसमें आपको बेटा इस शेल में आपको 3p में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये देखें। ये फास्फोरस में तो नहीं है ना ये काम। फास्फोरस में हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि सल्फर के पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का आना, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। और इस रिपलियन को बेटा हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, स्पिन पेयर रिपलियन। कि इलेक्ट्रॉन स्पिन तो कर रहे होते हैं ना, एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन में रिपलियन हो रही है, स्पिन पेयर रिपलियन। अब देखो फास्फोरस में ना हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर है, एक इलेक्ट्रॉन वाई पर, एक जी पर, तो रिपलियन के चांसेस नहीं है। लेकिन सल्फर के अंदर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का आ जाना और बाकियों में एक एक का रहना, ये अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है। या तो सब में 2 2 होते ना, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बाकी में एक एक, तो ये अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा, जिसकी वजह से सल्फर हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, अनस्टेबल हो गया। तो बेटा अब आपने ये लिखना है यहां पर कि इन सल्फर 3p orbital has 2 electrons which causes spin pair repulsion, ठीक है जी, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आपको बेटा इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, फिर मैं बेटा आपके क्वेश्चन सुनता हूं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड PCl5 react with each other forming misty fumes. Identify the chemical responsible for the misty fumes. देखो आपको जब इनऑर्गेनिक पढ़ाई की होगी तो उसमें ये बात बार बार बताई होगी कि जब भी कोई रिएक्शन होता है और उसमें अगर, ये मैंने ऐसे इसका रिएक्शन कर दिया, पूछ ये नहीं रहा बेटा, सिर्फ रिएक्शन करके बता रहा हूँ कि जब भी HCl बनता है तो HCl के नीचे आपको लिखवाया जाता है कि व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स। तो जब भी ये मिस्टी फ्यूम्स या स्टीमी फ्यूम्स बनेंगे तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसलिए बेटा यहाँ पर आप उस कंपाउंड का नाम लिख कर आओगे कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की वजह से हो रहा है। प्रिडिक्ट द शेप ऑफ HCl2। बेटा देखो सल्फर इस तरह है, सल्फर हैज सल्फर इस तरह जी 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ सल्फर के पास लोन पेयर कितने बचे भाई, एक लोन पेयर ये बन जाएगा, एक लोन पेयर ये बन जाएगा। तो क्या सल्फर लीनियर शेप का होगा? नहीं, नॉन लीनियर या वी शेप, नॉन लीनियर या वी शेप, बेंड शेप भी लिख सकते हो। अब बेटे जरा आप लोग इस तरह कीजिएगा, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग अब क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन नंबर 1 से, शाबाश, फिर हम आगे चलेंगे। जी बेटा पूछें क्वेश्चन। जी बेटा आप पूछिएगा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी सर। फातिमा, सर जी आई पूछे वांट, बेटा। आपने एक जगह सल्फर के साथ 8 एटम्स लिखे थे एंड यू सेड कि हाँ वो फ्री एटम्स कहते हैं, दैट इज व्हाई, पता नहीं ऐसा कुछ आपने कहा था कि दैट इज व्हाई दे आर सिंपल कोवेलेंट। कैन यू एक्सप्लेन दैट अच्छा, अगेन? मैंने ये कहा था बेटा, सुने, मैंने ये कहा है कि पहली बात तो ना आपको ये समझना है इसमें, जिस तरह मैं कहता हूँ ना क्लोरीन, बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन फातिमा? ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होगा? O2। ओजोन का क्या होगा? O3।
इस तरह मैंने कहा है सल्फर, सल्फर का फॉर्मूला S8। तो सिंपल सी बात जो मैंने बताई वो ये कि जब भी किसी फॉर्मूला में उसकी तादाद लिखी हो ना, कि इसमें एक सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स है, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, या C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है बेटा। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आ रहे हैं? 6 + 12 + 6 24। तो जब भी बेटा आप एटम्स की तादाद काउंट कर सकते हो ना, तो आप ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। और सिंपल मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती हैं? आईएमएफ होती है, वीक आईएमएफ। जी फातिमा, अब आप आगे पूछे क्वेश्चन। सर फातिमा, ऐसे एक S8 का स्ट्रक्चर दिखा दे। एसिड का जो मैंने स्ट्रक्चर सिंपल सा बनाया था वो ये है। वैसे एसिड का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके ओ लेवल्स की बुक में है, अगर आपने वो कभी देखा हो। इस तरह ये डब्ल्यू बनाकर, डब्ल्यू, और बस इसको डबल करते हैं ऐसे। ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, बस आपको S8 याद रखना है कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स आते हैं। ये एक सल्फर का एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ और 8। अच्छा, अब बेटा आ जाए सेकंड क्वेश्चन पर। जी बेटा ये जी सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये जरा इसको गौर से पढ़िएगा। ये मेरे ख्याल में ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लूज कर सकते हैं। NO and NO2 react at 25 degree to give N2O3 as shown in the equation। ऐसे पहले तो ये बताएं, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है जी? ये चैप्टर के, ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से आया हुआ है? आपको ये तो कम से कम पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम। जी बेटा, ये आया है केमिकल इक्विलिब्रियम से, बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखते हैं कि NO NO2 से रिएक्शन करके N2O3 बता रहा है, और ये रिएक्शन कौन सा है भाई? एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है, मतलब जब ये रिएक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी। The reaction is reversible and reaches equilibrium in a closed system. Figure 2.1 shows the rate of the forward reaction changes with the time। पर ये जो उसने डायग्राम बनाई है ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो ये कंसंट्रेशन किसकी है, कौन बच्चा बताएगा? ये कंसंट्रेशन किसकी कम होती हुई दिख रही है भाई? सॉरी, ये रेट है, सॉरी नॉट कंसंट्रेशन, दिस इज द रेट। ये रेट शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा फास्ट था, टाइम गुजरने के साथ साथ रेट क्यों कम हो रहा है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों से ओ लेवल्स में ये पूछा जाता था कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, टाइम गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है। number रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स यूज अप। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि फिगर 2.1 shows how the rate of forward reaction changes with the time। Initially rate of reverse reaction is 0। कह रहा है जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ना, ये देखो, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 0 है। रिवर्स बना ही नहीं है, जाहिर बात है, फॉरवर्ड ही नहीं हुआ तो रिवर्स कहां से होगा? तो इनिशियली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज 0। कंप्लीट फिगर 2.1 टू स्केच हाउ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन चेंजेस विद द टाइम। बट आपने ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पर, अच्छा बताएं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय टर्म इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस रेट से फॉरवर्ड हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड हो रहा है। तो वो कह रहे हैं जरा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर आप ये कर्व ड्रॉ करो तो बेटा बिल्कुल इसका मिरर इमेज बना दो। इस कर्व का मिरर इमेज मतलब ऐसे, ये देखो, ये इसको मिला दो इसके साथ। क्योंकि बेटा वो आपसे कंसंट्रेशन नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आप ड्रॉ करो। तो आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो बैकवर्ड रिएक्शन, इसलिए आपने दोनों की लाइन को मिला देना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। State how the position of equilibrium changes if at all when the reaction takes place at 100 degree। बेटा मैं इस रिएक्शन को पहले लिख लेता हूं। यह है NO है और NO2 है। NO plus NO2 it gives N2O3। रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन बेटा ये एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना ये एक्सोथर्मिक है। और ये कितने टेम्परेचर पर हो रहा था? 25 डिग्री पर। बेटा 25 डिग्री पर ये रिएक्शन हो रहा है इनिशियली, 25 डिग्री। अब सुने जी आप, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है? ज़हन में रहे, एक्सोथर्मिक है।
आपने इस 25 डिग्री को ना टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री पर ले गए भाई। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किस साइड पर जाएगा बोलो? टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, मतलब ये हुआ कि आपने बेटा इस हीट को बढ़ा दिया, आपने ये हीट इंक्रीज कर दी। रिएक्शन किधर जाएगा जी? रिएक्शन बैकवर्ड, बैकवर्ड से आप कहेंगे रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था ना, तो इसमें तो आप जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना फॉरवर्ड जाएगा। अब 25 डिग्री पर रिएक्शन हो रहा था और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया, आपने 25 को इंक्रीज करके 100 पर ले गया। अब रिएक्शन इस 100 को, इस हाई टेम्परेचर को दोबारा कम करने की कोशिश करे, और कम कैसे करेगा? ये जो हीट आपने बढ़ाई है ना, इसको यूटिलाइज करेगा। इसको यूटिलाइज कौन करेगा? N2O3, और N2O3 इस हीट को एब्जॉर्ब करके बैकवर्ड जाए। यहां पर आपने बताना है कि जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट होगा, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा बेटा, आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं भी इसको आपसे पूछता हूँ। ये जी उसने टेबल दिया है, टेबल 2.1 शोज द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अच्छा, केपी का नाम मैं पहले आपको बेटा स्टार्टिंग से बता देता हूँ। केपी में करते क्या है? ये NO है, ये NO2 है, इसके बाद बनेगा N2O3। इसका टेबल जो है ना बेटा इस तरह का आपको आना चाहिए। एक होता है इनिशियल मोल, इनिशियल मोल्स, ठीक है। एक होता है फिर चेंज कितना आ रहा है, और एक आता है इक्विलिब्रियम मोल, इक्विलिब्रियम मोल्स। अब मजे की बात ये है कि उसने आपको इक्विलिब्रियम मोल्स दिए हुए हैं, ये देखो इक्विलिब्रियम मोल्स आर गिवन, तो लिया आपको यहां से स्टार्ट करना है बेटा। NO के इक्विलिब्रियम मोल कितने हैं? 0.605। NO2 के कितने हैं? 0.605। N2O3 के कितने हैं? 0.390। अब क्या करते थे जब आपने केपी निकालना होता था, आप यहां से बेटा इनको टोटल मोल कर लेते थे। NT क्या करते थे? NT स्टैंड्स फॉर टोटल मोल्स इन इक्विलिब्रियम मोल्स को ऐड कर दो। बेटा इन इक्विलिब्रियम मोल को शाबाश ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल मोल आ जाएंगे। अभी आपको बताऊंगा कि टोटल मोल आपने क्या करने हैं। इसको ऐड करते हैं बेटा, 0.605 प्लस 0.605 प्लस 0.390, 1.6 आ रहा है, जरा चेक करें सब बच्चे, 1.6। अब आपको क्या करना होता है बेटा, ये इक्विलिब्रियम मोल निकालने के बाद ना आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन, अगर आपको याद हो मोल फ्रैक्शन निकाला करते थे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं कि सपोज NO का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना आपने, तो इसको ऐसे लिखोगे XNO, X इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। और NO का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO। NO के कितने मोल्स हैं? ये देखो 0.605 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं? 1.6। ऐसे निकालते थे ना बेटा, तो अब आप सबके ऐसे मोल फ्रैक्शन निकालें। 0.605 डिवाइडेड बाय 1.6, 0.605 डिवाइडेड बाय 1.6, 0.390 डिवाइडेड बाय 1.6। तो अब बेटा आपके पास यहां पर आएंगे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है जी? ये जो आपके पास है ना NO का, मैं साइड पर लिख देता हूं, ठीक है। NO का जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.378125। जरी बात है NO2 का भी यही आएगा क्योंकि दोनों के मोल सेम है, 0.378125। और N2O3 का बेटा, N2O3 का जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.24375। देखो जो लास्ट आपका होगा ना, जो आपने लास्ट आंसर देना होगा ना बेटा, उसमें आप राउंड करते हो, लेकिन ये जो वैल्यूज आ रही होती है ये आप सारी लेके चलते हो। यहाँ पर राउंडिंग नहीं करनी भाई, वो राउंड आपने अपने फाइनल आंसर में करना। अभी फाइनल आंसर थोड़ी है, तो मोल फ्रैक्शन आया आपका। अब ये जो मोल फ्रैक्शन बेटा आ गया ना, इसके बाद क्या करेंगे? अब आपने जाना है पार्शियल प्रेशर की तरफ, है ना। पार्शियल प्रेशर, थोड़ा मैं इस टेबल को जरा अब रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम, बल्कि यहाँ कर देते। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटा? देखो पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय
टोटल प्रेशर, ये करते हैं। तो आपने अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है ना NO का, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO इनटू मल्टीप्लाई को मैं डॉट से शो कर रहा हूँ PT, ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से बेटा आपने अगर N2O3 का निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O3 इनटू PT। तो जरा देखें जी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO इज दिस 0.378125, 0.378125 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। बेटा ये देखो ये दिया हुआ है जी, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है दैट इज द टोटल प्रेशर 101 किलो पास्कल्स, 101 किलो पास्कल्स। अच्छा इसी तरीके से जो बेटा आपका NO2 का आएगा ना वो भी सेम आएगा, NO2 के मोल फ्रैक्शन सेम है ना 0.378125 टाइम्स 101 किलो पास्कल। और यहां पर जो आएगा N2O3 का वो निकाल लो, N2O3 का, N2O3 के जो मोल्स आ रहे थे 0.24375 और टाइम्स 101 पास्कल्स, किलो पास्कल्स पे। अब आप ये करेंगे या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो या एज इट इज इनको Kp के एक्सप्रेशन में ले जाओ, या मल्टीप्लाई करके ले जाओ या ऐसे ले जाओ। सबसे पहले तो बेटा आप इसका Kp का एक्सप्रेशन लिखो ना, इसके लिए आपने Kp का एक्सप्रेशन लिखना है बेटा। Kp का एक्सप्रेशन पता है कैसे लिखा जाता है, Kp इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है वो ऊपर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, ये होगा जी। देखो 1 मोल है ना तो बस पावर 1 ही रहेगी। तो आप पहले बेटा ये लिखोगे इधर इसका एक्सप्रेशन, ये देखना Kp is equal to partial pressure of N2O3 divided by partial pressure of NO partial pressure of NO2। अब बेटा वैल्यूज पुट करते जाओ आंसर आ जाएगा। N2O3 ये है जी इसकी 0.24375 times 101, partial pressure of NO 0.378125 और इसका स्क्वायर ले लो, सॉरी 101 भी करना है भी, टाइम्स 101। बट देखो दूसरे भी यही वैल्यू है ना, स्क्वायर ले लो या दोबारा लिख दो 0.378125 टाइम्स 101। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कर लो आपके पास आंसर आएगा। तो कोई बेटा इसको सॉल्व करो जरा, क्या आंसर आ रहा है। और यूनिट में ये साइड पे निकाल रहा हूँ, ये देखो ऊपर 1 किलो पास्कल आएगा, नीचे 2, तो ये से कट जाएंगे, तो किलो पास्कल -1, किलो पास्कल -1 क्या आंसर आ रहा है 0.0169, दिस इज द आंसर। अब देखें ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। आइडेंटिफाई वन नेचुरल प्रोसेस एंड वन मैन मेड प्रोसेस दैट कॉज फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक NO एंड NO2। पहले देखो एक तो नेचुरल प्रोसेस पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। नेचुरल प्रोसेस में जो आपका एयर में नाइट्रोजन गैस है ना, वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कब करती है, जब लाइटनिंग होती है। क्या होगी, लाइटनिंग, बिजली चमकती है, उससे जो एनर्जी आएगी तो आपके पास NO बनेगा। मैन मेड प्रोसेस पता है ये रिएक्शन कब होगा, जब एयर हॉट इंजन से हिट करेगी, जब एयर हॉट इंजन से हिट करेगी तब बेटा ये काम होगा। तो इंटरनल कंबस्टन ऑफ इंजन, इंटरनल कंबस्टन ऑफ इंजन। तो देखें दो काम आपने बताने, एक लाइटनिंग इज द आंसर और दूसरा होगा इंटरनल कंबस्टन ऑफ इंजन। मैन मेड की वजह से जो NO बन रहा है वो जब एयर इंजन के अंदर जाती है तो वहां पर हाई टेम्परेचर पे ऐसे रिएक्शन होगा, और जो नेचुरल प्रोसेस है वो लाइटनिंग की वजह से है। अच्छा जी, अब अगले इसका रिमेनिंग पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। NO2 is a brown gas that can be used to form nitric acid. NO is a free radical। कह रहा है NO एक फ्री रेडिकल है भाई। फ्री रेडिकल किस सेंस में, आप इसका जब डॉट एंड क्रॉस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो NO is a free radical। आपने बताना है कि डिफाइन फ्री रेडिकल। जी फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, जी जिसके पास बेटा स्पीशी which has one or more अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो आपका फ्री रेडिकल होगा।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। NO2 has a catalytic role in the oxidation of sulfur trioxide. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है हर साल ये आता है क्वेश्चन। देखो बेसिकली वो पूछना क्या चाह रहे हैं कि जब आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते थे ना बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओ लेवल में भी आप ये करते थे S+O2 इट गिव्स SO2, फिर आप कहते थे SO2 + O2 इट गिव्स SO3, लेकिन आप कहते थे यहाँ पर ना आपने स्पेशल कंडीशंस देनी है जी, यहाँ पर आप ना स्पेशल कंडीशन देते थे V2O5 और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद है SO2 से SO3 में जाने के लिए। अब वो कह रहे कि नेचर में जब ऊपर ये रिएक्शन होता है तो ये बताओ SO2 से SO3 कैसे बनेगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में तो कैटलिस्ट डालते हो ना V2O5 और हीट करते हो, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीडेशन कैसे होगी, उसमें NO2 का रोल बताओ। तो सुने बेटा, SO2 जो ऊपर एयर में बना होगा ये SO3 में डायरेक्ट नहीं जा सकता बेटा, इसको कंडीशन देनी पड़ती है। अगर आप लैब में कराओगे तो आपको V2O5 देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर तो कोई कैटलिस्ट नहीं आप दे सकते ना, एटमॉस्फेयर में तो खुद ब खुद हो रहा है, तो वहां पर NO2 का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। NO2 क्या करेगा, अपना एक ऑक्सीजन SO2 को देगा, तो ये बनेगा SO3 और ये बनेगा NO। अब ये जो NO है ना, ये NO ये अब क्या करेगा बेटा, NO ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्शन करके NO2 रीजनरेट हो जाएगा। ये आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा बेटा, इनऑर्गेनिक के अंदर आपको ये रिएक्शन कराया गया होगा। तो ये देखें, जो भी चीज दोबारा रीस्टोर हो जाए ना, NO2 यूज तो हुआ लेकिन अगले स्टेप में दोबारा बन गया एयर में, तो इसमें आप कहेंगे कि जो NO2 का रोल है ये एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये यूज हुआ, इसने SO2 को SO3 में बनाने में हेल्प की और दोबारा रीजनरेट भी हो रहा है। दिस इज द कैटलिस्ट। State 1 environmental consequence of the oxidation of atmospheric sulfur dioxide। अच्छा जी, अगर SO2 से SO3 बनता है फिर क्या होगा जी, ये जो SO3 है बेटा ये वाटर से रिएक्शन करके H2SO4 बना देगा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इट कॉज एसिड रेन, इसकी वजह से एसिड रेन होगी। एसिड रेन आप कह दें कि इसकी वजह से बस सिंपल एसिड रेन लिखेंगे, इसमें और एक नंबर का तो क्वेश्चन है बेटा, इट विल कॉज एसिड रेन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट पार्ट जो है, अ स्टूडेंट टाइट्रेट्स नाइट्रिक एसिड HNO3 with a base to form a solution containing aqueous magnesium nitrate। कह रहे जी रिएक्शन हुआ है नाइट्रिक एसिड का एक बेस के साथ, बेस हमें नहीं पता, तो हमारे पास बना है मैग्नीशियम नाइट्रेट और डेफिनेटली साथ वाटर भी बना होगा। अब बताओ कि आइडेंटिफाई द बेस, ये बेस कौन सी है भाई, बेस में मैग्नीशियम तो आएगा, बेस में मैग्नीशियम तो आएगा। अब बेस कौन कौन से होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक, ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक। तो बताओ कौन सा लिया जाए। MgO वाटर में जाएगा ना तो वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो क्या लिया जाएगा, MgCO3 वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होता, MgCO3 इज इनसॉल्युबल, ये वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होगा। MgO का डालेंगे वाटर में तो ये वाटर से रिएक्शन करके MgOH होल ट्वाइस बना देगा। तो आपको भाई ये लेना है, क्या लेना है आपको, आप बताओगे कि जो बेस यहाँ यूज हुई है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इससे रिएक्शन होगा तो साथ में आपके पास वाटर ही बनेगा। वो तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि बेस क्या होगा। क्यों आपने मेटल MgO नहीं लेना, क्योंकि MgO वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है बेटा वो क्या करेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, अच्छा, the student evaporates the water to obtain magnesium nitrate solid। When the solid is heated, it decomposes। Write an equation for the decomposition of magnesium nitrate। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स हैं इनको अब जब भी डिकम्पोज करते हैं मेटल ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। How the thermal stability of group 2 nitrates changes? Increase होती है डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बेटा, ये सिर्फ याद रखना है इसकी रीजन A2 में। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप 2 नाइट्रेट्स की भी और कार्बोनेट्स की भी। अच्छा बेटा, इस तरह मैं इसको आप वो करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन शाबाश जल्दी से पूछें बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जी सर बेटा, आप टू पार्ट FI दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Fi, एक मिनट जी बेटा, वो ये कह रहा है कि a student titrates nitric acid with a base to form a solution containing aqueous magnesium nitrate. Identify a base that could be used. अब देखो, आपको ये तो पता चल गया कि आपने कोई ऐसी बेस ली है जिसमें मैग्नीशियम है। तो बेस में आपके पास ये तीन ऑप्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा इसलिए नहीं ली जा सकती क्योंकि ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल ना, है ना? जी सर। तो पीछे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन बचा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसको जब आप वाटर में डालते हो तो ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है बेटा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो बेसिकली फिर HNO3 किससे रिएक्शन करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आपका एज अ बेस काम करेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा बेटा, अब जी बेटा पूछे। अच्छा, अब इस तरह करते हैं बेटा, मैं और ऑर्गेनिक तक कराऊंगा। अभी तक हमने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर किया है? 15 और 15 प्लस 13 कितने मार्क्स से कर लिया? तकरीबन हमने आधा पेपर कर दिया, 28 मार्क्स का, 28 मार्क्स का। ठीक है, चलिए जी, ये मैं लिखता हूँ पहले। ये आसान सी, इतनी मुश्किल चीजें हैं नहीं इसमें। आप देख रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन है। हमारा जो मेन टारगेट होगा ना इंशाल्लाह बेटा, इस पास पेपर सेशन में हम MCQs को ज्यादा टारगेट करेंगे। ठीक है, एक ईयरली और 2 MCQ। अब देखिए, फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन। H3PO4 is made in a two-step process from phosphorus. Phosphorus react with excess of oxygen. Phosphorus P4 react with excess of oxygen. बताएं जी, फास्फोरस के ऑक्साइड का नाम क्या होता है? जिसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3। फास्फोरस का ऑक्साइड क्या होता है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कर रहा है, P4O10। ये याद रखने की बात है, ये आपको याद रखना होगा कि P4O10 इज द फास्फोरस ऑक्साइड। अब इसमें बैलेंसिंग करनी है, 10 है तो 5 कर दें। आपके जहन में आ रहा होगा, बास बच्चों के जहन में आ रहा होगा P4 लिखा जाए या 4P लिखा जाए। बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों अलाउ कर रहा है मार्क्स स्कीम में। आप देख सकते हैं बेटा, आप जो बच्चा 4P लिखेगा वो भी ठीक है, जो P4 लिखेगा वो भी ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब आगे चलें। कह रहे हैं कि व्हाइट सॉलिड जो है ना, देन रिएक्ट्स विद वाटर। इसकी जरा रिएक्शन लिखें जी। ये व्हाइट सॉलिड P4O10 वाटर से रिएक्शन करके, तो देखो इसने इक्वेशन खुद बताई है, H3PO4 बना रहा है। तो आपसे सिर्फ बैलेंसिंग मेरा ख्याल करवा रहा है और तो कुछ नहीं करवा रहा, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है आपने। फास्फोरस से पकड़ो ना, फास्फोरस कितने हैं तो यहाँ 4 लगाओ। जब फास्फोरस आपको पता चल गया ना 4 है, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 12, 4 3 12, तो यहाँ 2 लगा दो बस। अब ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर है, 10 इधर है, 16 और 4 4 16। तो ये 2 मार्क्स मुफ्त के हैं। आगे चले, कह रहे जी H3PO4 फास्फोरिक एसिड इज अ वीक ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। अब आपने यहाँ पर 2 चीजों को डिफाइन करना है। ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर का, सिर्फ नाम चेंज है। आपको डेफिनेशन आती है। ब्रॉन्स्टेड भी एक साइंटिस्ट था, लोरी एक और साइंटिस्ट है, दोनों ने बेटा ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड इज प्रोटॉन डोनर और बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो आपने बताना है कि एसिड इज प्रोटॉन डोनर। ये तो होगी ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन। लेकिन अब आपको एसिड को डिफाइन, वीक को डिफाइन करना है बेटा। वीक एसिड मीन विच पार्शियली डिसोसिएट, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। तो वीक एसिड मीन्स इनकम्प्लीट या partially ionization। अच्छा जी, अब आपसे वो एक हेस साइकिल बनवाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान कोई हेस साइकिल वो और हो सकती है। फॉर्मेशन इज गिवन, तमाम एलिमेंट्स नीचे रखेंगे, एरोस तमाम ऊपर जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है जी? H3PO4 is also formed in the process shown in reaction 1। H3PO3 है, ये कन्वर्ट हो रहा है H3PO4 और साथ में फॉस्फीन गैस बन रही है। जरा देख लें, फॉर्मूला एक जैसे नहीं है भाई। ऐसे बस बच्चे जो इसमें गलती कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि फॉर्मूलास को मिक्स कर देंगे। एक H3PO3 है, उसको बोलते हैं फास्फोरस, और एक H3PO4 है, इसको बोलते हैं फास्फोरिक।
और ये रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए डेल्टा एच आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए डेल्टा एच यू हैव टू फाइंड आउट। गिवन क्या है जी कि जब H3PO3 बनेगा ना फ्रॉम इट्स एलिमेंट, देखो फॉर्मेशन है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। जब H3PO4 बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। जब PH3 बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो इतनी एनर्जी चेंज होगी। पहले तो कह रहे हैं कि आप एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करें। तो एनर्जी चेंज फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और दूसरी क्या खास बात है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो एनर्जी चेंज व्हेन, और फॉर्मेशन एंडो होता है एक्सो होता है, इट मे बी एंडो मे बी एक्सो। देख लो डाटा में आपको नजर आ रहा है, कुछ नेगेटिव वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यूज। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of a compound is formed, 1 mole of a compound is formed from its element in its standard state. एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट मींस कि एलिमेंट जो है ना बेटा, जिस तरह हाइड्रोजन है तो वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अच्छा अब बेटा आपने इसका हेस साइकिल बनाना है। मैं अगर आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, मेरा ख्याल आप खुद चलें, मैं इसको बना देता हूं इधर। ये इक्वेशन बेटा नीचे दोबारा लिखता हूं, ठीक है। और आज के बाद एक चीज सुन लें, जब भी इस तरह का गिवन डाटा हो ना, और गिवन डाटा में उसने क्या दिया हो, फॉर्मेशन दिया हो, फॉर्मेशन, तो आपने एलिमेंट्स नीचे वाले बॉक्स में, क्या मतलब है ये जरा देखें। H3PO3 इससे बन रहा है H3PO4, साथ में बन रहा है फॉस्फीन। बैलेंसिंग अभी कर लेते हैं। दोनों के हैं जी आपके पास 4 3, इसके हैं 4 मोल्स, इसके हैं 3 मोल्स। इसको बड़ा इस तरीके से कीजिएगा, ये ऐसे ऐसे। अब देखो ये मैं कह रहा हूं कि जब भी उसने आपको बेटा फॉर्मेशन दिया हो ना, फॉर्मेशन, तो आपने नीचे वाले बॉक्स में एलिमेंट्स लिखने। तो आप बेटा नीचे वाले बॉक्स, क्योंकि देखो आपने H3PO3 को फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट ना, मतलब हाइड्रोजन से फॉर्म करना है, फास्फोरस से फॉर्म करना है, और O2 से फॉर्म करना है। तो जब ये कंपाउंड इसके एलिमेंट से फॉर्म होगा ना, देन इतनी एनर्जी रिलीज। तो अब बेटा नीचे एलिमेंट्स लिखो आप, हाइड्रोजन। एलिमेंट्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, करना चाहते हैं कर दें, जरूरत नहीं होती। अब देखो ये जो डाटा इसने दिया है आपको, ये डाटा है 1 मोल के लिए, कि जब 1 मोल H3PO3 बनेगा इतनी एनर्जी रिलीज होगी, -972। बेटा ये देखो यहां पर ये फॉर्मेशन है, पहले तो ये देखो ना, दिस इज फॉर्मेशन, कि H3PO3 बन रहा है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट बन रहा है, तो ये आपकी फॉर्मेशन है। लेकिन 1 मोल तो नहीं बन रहा ना, 4 मोल्स बन रहा है। तो जो वैल्यू उसने आपको दिया है 972, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो। इसी तरीके से बेटा ये देखो H3PO4, यहां पर उसने आपको कहा है कि H3PO4 -1281, तो ये बेटा ये भी 3 मोल्स बन रहा है, तो -972। और ये बेटा 1 मोल ही बन रहा है, PH3 1 मोल बन रहा है ना, फॉस्फीन 1 ही मोल है, ठीक है। तो ये +9, ये बातें समझ आएंगे। 460 और 4 मोल, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मोल। अब क्या करोगे बेटा, जिसमें ये आपका कॉर्नर 1, ये कॉर्नर 2, ये कॉर्नर 3, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मीन जहां से तमाम एरोज स्टार्ट हो रहे हैं, कहां से, यहां से हो रहे हैं भाई, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा जहां से तमाम एरोज स्टार्ट हो रहे हैं, और फाइनल पॉइंट वो होगा जहां पर तमाम एरोज जा रहे हैं। ये आपका फाइनल है। फाइनल बॉक्स वो होगा जहां पर तमाम एरोज की डायरेक्शन है, और उस बॉक्स से आगे कोई एरो नहीं निकल रहा। आप देखो ना, बॉक्स नंबर 3 से आगे कोई एरो नहीं जा रहा, फाइनल है। स्टार्टिंग वो होगा जहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं। अब बेटा इसमें 2 रूट बना दो। दिस इज रूट नंबर 1, ये रूट नंबर 1 है कि आपने H3PO4 और PH3 बनाया फ्रॉम इट्स एलिमेंट। और ये आपको पता है ना, हेसिस लॉ बेसिकली, कि आप सिंगल स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में। दिस इज रूट नंबर 2। आप बेटा क्या करेंगे, रूट 1 और रूट 2 की एनर्जी चेंजेस को आमने सामने करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। रूट देखो, रूट 1 में क्या आ रहा है, फर्स्ट रूट में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 3 टाइम्स -972 + 9 इज इक्वल टू, रूट 2 में क्या आ रहा है बेटा, 4 टाइम्स -972 और प्लस डेल्टा H0। तो बेटा अब आपने 4 किया ना बेटा,
किया है ना, ये आपका डेल्टा एच आ गया। अब आप बेटा इस तरह करोगे कि बस इसमें इनको सॉल्व करो, डेल्टा एच निकाल लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। सर ये जिसमें अच्छा जी बेटा, ये है जी कैसे क्वेश्चन solve किया हमारे था? पास। फिगर 3.1 shows a reaction scheme that involves phosphoric acid in several reaction। अब देखें यहाँ पर बेटा, फर्स्ट जो आपके पास है ये है प्रोपीन। पहले हम इसके स्कीम समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये आपका प्रोपीन है। और आप देख सकते हो बेटा कि अल्कीन में वो कोई चीज ऐड कर रहा है AnH3PO4 और अल्कोहल बन रहा है। तो मुझे कोई बचा बेटा इधर गेस करें कि अल्कीन में हम क्या ऐड करते हैं तो अल्कोहल बनता है। इसको फ्लिप कर लो बेटा, मोबाइल को ऐसे, मोबाइल को फ्लिप कर स्टीम लो। स्टीम स्टीम सर स्टीम। स्टीम, तो बेटा यहाँ पर आपने बताना है कि स्टीम हम ऐड करेंगे, तो ये देखो ये OH इस कार्बन पर आ जाएगा और H इधर, तो ये बेसिकली A इज द स्टीम। A क्या है? स्टीम है। अब देखो ये आपका कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? दिस इज सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3। बेटा ये देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और दो अल्काइल ग्रुप है, तो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। अब याद रखिएगा ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, आप जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, अच्छा अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए ना एक प्रिंसिपल याद रखिएगा बेटा, जब भी आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, जिस तरह की ये है ना आपके पास, मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, जब भी आपने बेटा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है तो आप एक H रिमूव करते हैं फ्रॉम OH और एक H रिमूव करते हैं फ्रॉम अल्फा कार्बन और डबल बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये रूल है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का कि जब भी आपने ऑक्सीडेशन करनी है तो आप एक H रिमूव करेंगे अल्फा कार्बन से, एक H रिमूव करेंगे OH से, डबल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो यहाँ पर देखो आपके पास कीटोन बनने जा रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है हीट अंडर रिफ्लक्स, तो आपके पास कीटोन बनता है। और कोई बच्चा मुझे अगर बता दे कि प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें दो डिफरेंट केसेस होते हैं, कौन बच्चा बताएगा जी? जी बेटा कोई बच्चा बताए, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में दो डिफरेंट केसेस हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर डिस्टिलेशन। तो हीट अंडर रिफ्लक्स होगा तो हमारे पास एल्डिहाइड, और हीट अंडर डिस्टिलेशन तो फिर हमारे पास मोबाइल है कार्बोक्सिल। पास, क्या होगा भाई? सर हीट अंडर रिफ्लक्स में हम हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और हीट अंडर डिस्टिलेशन फिर एल्डिहाइड बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है बेटा। ये देखें यहाँ पर अब जरा नोट करें कि यहाँ तो चले वो केस नहीं था, यहाँ तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं था, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, सेकेंडरी अल्कोहल से वो कीटोन बना रहा है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 यूज कर रहा है और ये आपके पास कीटोन बन रहा है प्रोपानोन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फिर देखें यहाँ पर क्या कर रहा है जी, ये जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल था ना प्रोपेन 2-ओल, इससे बी में जा रहा है, इन यहाँ पर KBr से रिएक्शन करवा रहा है, KBr से, और साथ में H3PO4 है। तो ये बी क्या होगा आपके ख्याल में? बी, व्हाट इज बी? हेलोजिनो एल्केन। जी बेटा ये असल में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ये जो Br होगा ना, Br, ये इस OH को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास बेसिकली ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ये Br आ जाएगा। अच्छा अब जरा इसको भी देख लेते हैं भाई, ये सेकेंडरी अल्कोहल से ये भी चीज बना रहा है। बताएं पहले तो इस कंपाउंड को देखें और सोचें कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? एस्टर। एस्टर। एस्टर है, दिस इज एस्टर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और कार्बन, दिस इज एस्टर बेटा। तो अब ये एस्टर कैसे बनेगा आपको पता है, एस्टरिफिकेशन के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है और आपको अल्कोहल चाहिए होता है। तो बेटा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड
और ये आपका अल्कोहल, आप इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे और फिर आपके पास एस्टर बनेगा। तो देखिए जी इसका रिएक्शन ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH ये है, और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ भाई, ये देखेंगे HO ऐसे। तो यहां से बेटा ये इसने निकाल दिया बस वाटर। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन और ये आपके पास बन रहा है जी। देखें ये CH3 आ गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH और ये CH3 और ये CH3। तो आपको स्कीम तो समझ आ गई। अब हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं बेटा, समझ आ गया ना आपको सारा जो प्रोसेस हुआ है। अब देखें बड़े आसानी से हम आंसर देते जाएंगे। कह रहा है आइडेंटिफाई ए विच रिएक्ट विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन रिएक्शन 2। बताएं जी ए क्या होगा इसमें? स्टीम नहीं होगा सर? जी A इज द स्टीम, A आपके पास स्टीम है। इसी तरह बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ B, आपने बताना है B क्या है। तो B में देखें आपने अल्कोहल के अंदर अच्छा अल्कोहल को ना आप हेलोजनो एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अल्कोहल को आप हेलोजनो एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ B ये बनेगा ऐसे। सर स्टीम लिख दिया ना आपने, सिर्फ एजेंट बताना बेटा। जी बेटा। सर अगर हम इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला ना बनाए और स्केलेटल फार्मूला ना बनाए तो फिर मार्क्स कटेंगे हमारे? देखो इसमें तरीका ये होता है बेटा कि आपने देखना है कि एग्जामिनर कौन सा पैटर्न यूज कर रहा है, उसने खुद क्या बनाया हुआ है स्केलेटल स्केलेटल। फार्मूला, तो आपको आंसर भी स्केलेटल फार्मूला में देना है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 3। बेटा रिएक्शन 3 में क्या रिएक्शन हो रहा है ये देखो, जब भी दो चीजों को आप कंबाइन करो और एक स्मॉल मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो, ये नीचे रिएक्शन हुआ, बताइए जो ऊपर है ना ये रिएक्शन 3 इधर मैंने करके दिखाया। पर जब भी आप दो चीजों को कंबाइन कर रहे हो और उसके कॉम्बिनेशन से एक स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें से रिलीज हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है ना जिसमें एस्टर बनता है, तो याद रखिएगा ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो क्योंकि देखें कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से H, ये वाटर एलिमिनेट होगा और फिर आपके पास एस्टर बनेगा। सर एस्टरिफिकेशन नहीं लिख सकते इसको? नहीं बेटा, आपने जब टाइप ऑफ रिएक्शन वो पूछेगा, टाइप ऑफ रिएक्शन में तो आपने कंडेंसेशन लिखना है, नॉट एस्टरिफिकेशन। टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है आप बताएं कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या कंडेंसेशन है, या हाइड्रोलिसिस है, एडिशन है, इस तरह का बताना होता है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन नहीं। अच्छा अब आ जाए पॉलीमराइजेशन भी नहीं लिख सकते? पॉलीमराइजेशन तो बेटा उसमें मोनोमर्स होते हैं। ये तो देखो ये पॉलीमर थोड़ी है। पॉलीमर बनाने के लिए याद नहीं है आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स और इस तरह करते थे, एन लिखते थे, तो ये तो बेटा इस तरह का रिएक्शन नहीं है। इसमें तो दो मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे हैं बस, कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है। अच्छा बेटा अब ये जो रिएक्शन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये आप में से अक्सर बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, ये है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन बहुत ही आसान है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, अभी समझ आ जाएगा 1 मिनट में, अभी समझ आ जाएगा आपको, सिर्फ 5 मिनट की बात है। ये देखें जी बड़ा होता इस तरह है कि एक टेक्निक है जिसको आप कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद केमिकल या विद मैटर, कि आप अपने मैटर का, अपने कंपाउंड का इंटरेक्शन किससे करवाओगे? रेडिएशन से करवाओगे। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब बेटा सुनो कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ, इसको तो आप कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम कौन सी रेडिएशन यूज कर रहे हैं? IR, इंफ्रारेड। अब इसका फायदा क्या होता है? इससे क्या होता है भाई, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, इट टेल्स द functional group in unknown compound। मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं बेटा, ये किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप बताएगी कि आपने एक कंपाउंड सपोज बनाया है, तो आप उस कंपाउंड को इस मशीन में रखोगे तो ये मशीन बताएगी कि इसमें अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, क्या है, कैसे बताएगी? बट आप ये करते हो कि आप इंफ्रारेड रेडिएशन को ना उस कंपाउंड के ऊपर फॉल करवाते हो। ऐसे इंफ्रारेड रेडिएशन आप अपने कंपाउंड के ऊपर फॉल करवाओगे, तो जो आपका यहाँ सैंपल होगा वो सैंपल इस इंफ्रारेड रेडिएशन में से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट को ट्रांसमिट करेगा, कुछ को जाने देगा और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब वो जो एब्जॉर्बेंस हो रही है ना,
इसका ना आपको डायग्राम इस तरह की मिलती है, अगर मैं यहाँ बनाऊं 500, अच्छा ये स्केल भी इस साइड पर बढ़ता है, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, इस तरह जा रहा होता है जी। यहां पर होती है बेटा इसकी ट्रांसमिटेंस। बस इन शॉर्ट आपको बताने लगा हूं। यहाँ पर बेटा आपको बताता है कि कितनी लाइट पास हो गई है और कितनी पास नहीं हुई। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि जो चीज पास हो जाए, इसके साथ आ दो, कि जो चीज जो है ना पास हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो, उसको आप कहते हैं ट्रांसमिट। तो अब देखो आपको इस तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं ऐसे। ये जो नीचे की तरफ पीक्स आ रही है ना बेटा, इन पीक्स का मतलब होगा एब्जॉर्बेंस हो रही है। इन पीक का क्या मतलब है? एब्जॉर्बेंस हो रही है। नेट आ रहा है आपके पास? नेट है? उसके साथ मिल लो या इस पे देख लो। इसका मतलब है बेटा एब्जॉर्बेंस, ठीक है जी। ये लो। अच्छा अब बेटा देखिएगा, अब ना वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर यही दे रहे हैं, कह रहे जी reaction 3 is monitored using the infrared spectroscopy. It is not possible to use the OH absorption frequency to monitor the reaction. Use the table 3.2 to identify a suitable bond. अच्छा ये आपको क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप बताएगा। कह रहा है कि आप इस टेबल को यूज करें जो उसने दिया हुआ है कि to identify a suitable bond whose absorption frequency can be used to monitor the progress of reaction 3. उसने दो बातें बताई हैं। रिएक्शन 3 है क्या, पहले ये देख लेते हैं। रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है भाई? रिएक्शन 3 में आपके पास जो है ये एस्टर बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH CH3 एंड CH3, ठीक है। अच्छा उसने ये कह दिया है, उसने ये भी कह दिया कि आपने इस रिएक्शन को मॉनिटर करना है, लेकिन OH बॉन्ड की बेस पर आप मॉनिटर नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई OH बॉन्ड किधर है? भाई OH बॉन्ड ये अल्कोहल में है। कह रहे इस OH की बॉन्ड की बेस पर आपने मॉनिटर नहीं करना, तो अब किस बेस पर मॉनिटर करना है सुने। यूज द टेबल टू आइडेंटिफाई अ सूटेबल बॉन्ड whose absorption frequency can be used to monitor the progress of this reaction. State the change you would see in the infrared spectrum during the reaction 3. अब बेटा देखो, इसमें ये अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हो रहा है इसके साथ, एथेनोइक एसिड के साथ। ये भी एथेनोइक एसिड है, दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड में, मैं ऊपर बेटा लिख लेता हूँ रिएक्शन, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OOH, और ये है जी आपके पास अल्कोहल। उसने कहा है कि OH की बेस पर आपने नहीं बताना, ये उसने बता दिया कि इस OH की बेस पर आप नहीं बताओगे, ना इस बेस पर ना इस बेस पर। पीछे कौन सा बॉन्ड बेटा बचा है जो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यूज होता है? कौन सा बॉन्ड बचा है पीछे? कार्बोनाइल। तो आप जाहिर बात है फिर कार्बोनाइल की बेस पर बताओगे। कैसे? कि टाइम गुजरने के साथ साथ ये कार्बोनाइल कम होता जाएगा ना, तो इसकी एब्जॉर्बेंस भी कम होती जाएगी, ये कम एब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड को। तो हम देखते हैं पहले डाटा बुकलेट में कि C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर या नहीं है बेटा? ये है। कार्बोनाइल, इसकी पीक किधर आ रही है भाई? 1670 से 1740 पर सेंटीमीटर, ये बेटा वेव नंबर होता है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ना उनके जहरी बात है मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो आपको मिल गया। तो कार्बोनाइल जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा जो क्या करेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसकी यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर का मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर में ना, 1 सेंटीमीटर में इतनी वेव्स आ रही हैं। कितनी? 1670 से लेकर 1740, 1 सेंटीमीटर में इतनी वेव्स आ रही हैं। तो बेटा अब आपने ये बताना है, तो कह रहा है कि स्टेट द चेंज यू वुड सी इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ड्यूरिंग द रिएक्शन 3। मुझे ये बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा आपका रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो ये C डबल बॉन्ड को एब्जॉर्बेंस भी कम करना शुरू हो जाएगा, है ना। जब आपका रिएक्टेंट यूज हो रहा है तो जाहिर बात है C डबल बॉन्ड को एब्जॉर्बेंस भी कम करेगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O है ना। तो अब बेटा आपने ये बताना था इसमें कि स्टेट द चेंज यू वुड सी इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ड्यूरिंग द रिएक्शन 3। नहीं, बस आपने ये बताना है कि आप C डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड की बेस पर क्या करेंगे? स्पेक्ट्रम को रीड करेंगे। और अच्छा वो बता रहा हूं, अभी चेंज का बताता हूं क्या करना है आपने।
1670 to 1740। अब मेरी बात सुनो, ये जो पीक आ रही थी ना आपके पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की आ रही थी, राइट, कार्बोक्सिल की। आपने देखा कि रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक से क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बताओ। एस्टर बन रहा था ना, इस तरह करके एस्टर बन रहा था। तो अब बेटा शुरू में जो रिएक्शन की पीक आ रही होगी वो 1670 से 1740 पे आ रही थी, लेकिन जैसे ही कार्बोक्सिलिक से एस्टर बनेगा तो अब आपके पास पीक किस एरिया में आएगी, बोलो, 1710 से 1750। तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले जो पीक थी वो 1670 से 1740 पे आ रही थी, और अब जो पीक आ रही है वो 1710 से 1750 पर आ रही है। तो चेंज इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो ये होगा बेटा कि अब आपने यहां लिखना है कि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन चेंजेस टू फ्रीक्वेंसी फ्रॉम, बस ये नंबर यहां से देख के लिखना है कि पहले 1670 से 1740 वाली जो है वो चली जाएगी 1710 से 1750 यूनिट लाजमी लिखिएगा पर सेंटीमीटर। पर मुझे पता है इसमें से मैक्सिमम बच्चों को मे भी ये समझ ना आया हो, क्योंकि अगर उन्होंने इंफ्रारेड नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दोबारा दे देता हूँ कि देखो ये रिएक्शन हो रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का। उसने आपको शुरू में कह दिया कि आपने OH की बेस पर आंसर नहीं देना, ठीक है, आपने उसके अलावा कोई और ग्रुप की बेस पर आप बताएं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस आएंगी जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो आपने ये कहना है कि पहले जो पीक आ रही थी वो कार्बोक्सिलिक एसिड के C डबल बॉन्ड O की वजह से आ रही थी, और अब जो पीक आएगी वो एस्टर के C डबल बॉन्ड O की वजह से आएगी, और दोनों की पीक जो है उनमें फर्क आ रहा है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक है वो 1670 से ये आ रही है बेटा, और जो एस्टर की पीक है वो आपकी ये आ रही है, ये वाली। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं ये पीक वाला क्वेश्चन बेटा आगे फिर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को भी समझाना। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर आपने नहीं किया हुआ, 3 मार्क्स से क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्या बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इस तरह करेंगे, अभी सिर्फ ना, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में अभी ऑर्गेनिक खत्म होने के करीब है, तो हम इस तरह करेंगे, अभी जो कल से और परसों जो पेपर हम करेंगे ना उसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट फिलहाल छोड़ देंगे, सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है, ताकि 1-2 वीक्स में आप सबकी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, फिर हम फुल लेंथ पेपर भी कर सकते हैं। ये बेटा करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉसिबल सिंथेसिस of pyruvic acid are shown in figure 4.3 and 4.4। देखिए जी ये प्रोपीन है, इसमें ब्रोमीन ऐड कर रहा है, तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बन गया। फिर उसने आगे कोई और रिएक्शन किया, लेकिन आपको बताया नहीं है भाई क्या किया है। कोई चीज यहां बनी और उसकी ऑक्सीडेशन किया तो ये पायरोविक एसिड बना है, ठीक है। तो अब आपको नीचे देखेंगे वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आप पहले इसकी स्कीम देख लें कि पहला रिएक्शन ये था कि उसने अल्कीन में ब्रोमिनेशन की। सेकंड रिएक्शन के बारे में कोई पता नहीं है जी उसने, कि इस 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन में उसने क्या चीज ऐड की और क्या बना, कुछ नहीं पता आपको। और तीसरे रिएक्शन में फिर वही जो अननोन चीज है उससे पायरोविक एसिड बना रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप सेकंड स्कीम देखें उसमें एथेनॉल है, एल्डिहाइड है ये। इसमें बेटा फर्स्ट रिएक्शन होगा, कुछ पता नहीं है क्या बना है, और फिर यहाँ जो अननोन चीज बनी है ना उसी से वो आगे लैक्टिक एसिड बना रहा है, और फिर बेटा इस लैक्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन करके क्या बना रहा है, पायरोविक एसिड बना रहा है। तो अब इस रिएक्शन को जरा करते हैं, बहुत डिटेल में देखते हैं, क्योंकि अच्छा खासा ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है। पहले उसके बेटा उसी के अकॉर्डिंग जो उसका पहला क्वेश्चन उसको पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द डायग्राम फिगर 4.5 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रोटीन। पहले तो बेटा कह रहा है इसका मैकेनिज्म आप करेंगे, वैसे सब लोग इसका मैकेनिज्म ट्राई करें बेटा, आप सबने किया हुआ है। देखें ब्रोमीन वैसे देखने में तो नॉन पोलर है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डालूंगा, इसलिए कि जो अल्कीन है ना बेटा, अल्कीन, इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स और ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उसकी वजह से होता बेटा ये है कि ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएंगे, इट वुड बी स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। लेकिन याद रखो ये जो डायपोल मैंने बनाया है ये टेम्पररी है। ये किस वजह से इसके ऊपर आया है,
ये बेटा इसके ऊपर आया है इस वजह से कि एल्कीन्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने ये डायपोल इंड्यूस किया है ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल सर करके। जी बेटा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है एल्कीन। अब ये एल्कीन क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन पर, और ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड विल ब्रेक हेट्रोलिटिकली, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाला ब्रोमीन लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पर ये देखिएगा, देखिए मैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाऊंगा क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ना। ये देखो पॉजिटिव चार्ज इस पर डालूंगा, देखो ये इस पर। बताएं ये बात समझ आई है? अगर नहीं आई तो मैं इसको बेटा ओपन करके लिखता हूँ। बताएं ये बात समझ आई है बेटा? ये क्या किया मैंने, ये जो बॉन्ड था ना भाई, ये जो बॉन्ड था ये वाला ऑरेंज कलर का, ये मैं इधर लेकर आ गया, तो जो आपका ये कार्बन था ये वाला ग्रीन कलर का, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसलिए आपके पास ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है, और ये आपके पास Br माइनस। और जब याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना बेटा, उसके ऊपर लोन पेयर मस्ट होता है, लोन पेयर लाजमी डालना होता है आपने न्यूक्लियोफाइल पर। अब ये होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल, अब आपने ना इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, तो ये लोन पेयर से अटैक होगा भाई, ये इधर अटैक करेगा बस। तो आपके पास ये चीज बन गई है। लेकिन मुझे ये बताएं बेटा कि अगर आपको समझ नहीं आए तो पूछे काइंडली कि ये पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन पर कैसे आ गया। ये बात सबको समझ आ गई है? ठीक है, चलें अब इस तरह करते हैं। कह रहे जी राइट एन इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू पायरोबिक एसिड द थर्ड स्टेप ऑफ फिगर 4.4। ये जी प्रेस की बात कर रहा है, जरा यहां देखिएगा, ये लैक्टिक एसिड जो है ना, कह रहा है इसको पायरुविक एसिड में आपने कन्वर्ट करना है बाय ऑक्सीडेशन। जब जरा सोचें जी, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है एमएम, कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। वैसे A2 में जाएंगे तो आपको बताएंगे होती है, दो एसिड्स की होती है बस, एक मेथनोइक एसिड की और एक इथेन डायोइक एसिड की, बाकी नहीं होती। आपको नहीं देगा, आपने याद रखना नहीं होती, आप क्या कहेंगे नहीं होती। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तो नहीं होती। क्या इस सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी? बिल्कुल होगी। तो ये देखो भाई, ये आपके पास इस तरह है CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OOH। बेटा आपको भी एक रूल बताया कि जब भी आपने ऑक्सीडेशन करनी होगी ना अल्कोहल की, एक H कहां से जाएगा? OH से। दूसरा H कहां से जाएगा? अल्फा कार्बन से। और डबल बॉन्ड कहां बनेगा भाई? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो आपके पास ये चीज बनेगी, अब सुनो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OOH और साथ में H2O। तो बेटा बस इसको लिख दो इस तरह करके, CH3 COCOOH और साथ में वाटर, ये इक्वेशन होगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है जो अभी हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जरा इसकी स्कीम दोबारा सोचते हैं भाई कि किसने ऐसा क्या किया है कि ये रिएक्शन कैसे होगा। देखो अब मैं जरा फर्स्ट उस पर आ जाऊँ जी, ये जो फर्स्ट वाला है, ये तो आपको समझ आ रहा है ना, दिस इज द ब्रोमिनेशन। पर देखो इसने ऐसा क्या किया है कि ये जो ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हैं ना इधर, ब्रोमीन, ये इसमें चला गया, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड OOH। जी बेटा इसने ऐसे क्या किया होगा जी इसमें? कोई आइडिया देना यार बेटा, ये Br कैसे इसमें चला गया? फिर मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन सर रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस हुआ यहाँ पे। नहीं, पहली बात ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में तो अल्कीन बनता है, यहाँ तो कोई अल्कीन नहीं बन रहा, तो वो तो पॉसिबिलिटी खत्म। और सोचें कुछ। सर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, अच्छा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Br की जगह क्या आ जाएगा बताओ? OH सर, OH। अच्छा हाइड्रोलिसिस करें या एक्वस NaOH के साथ करें? देखिए अगर हम इस तरह करते हैं, चले आपकी बात मानते हैं, अगर हम इस तरह करते हैं कि यहाँ लिखते हैं एक्वस NaOH, तो आपको पता है ना एक्वस NaOH फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन, तो दोनों Br की जगह क्या आ जाएगा बोलो? OH आ जाएगा। शाबाश, देखो ऐसे होगा। OH आ जाएगा, OH आ एक जाएगा। OH इधर आएगा हम्म, और एक OH इधर। अब एक बात मेरी यस सुनो सर। कि ये जो आपके पास अल्कोहल है ये वाला, ये कौन सा अल्कोहल है भाई?
सेकेंडरी सर, सेकेंडरी सर। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये जो बेटा आपके पास अल्कोहल है, ये वाला, ये कौन सा है? प्राइमरी है ना? Primary. प्राइमरी, यस तो बेटा सर। जरा आप सोचो, अब जरा अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम्म। आपको ये स्टेप अगर नहीं समझ आएगा, ये मैंने बना दिया ये। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन करो बेटा। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है, देखो मैं यहां कर देता हूँ, हीट अंडर रिफ्लक्स, ये है ना प्राइमरी अल्कोहल कुछ ना। भी। प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है हीट अंडर रिफ्लक्स, एक HOH से निकालोगे, एक H अल्फा कार्बन से निकालोगे, और जो अल्फा कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हीट अंडर रिफ्लक्स किस में जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। तो देखो ये ग्रीन कलर वाला जो है, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, और क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जा रहा? जा रहे हैं सर। जा रहा है ना। और इसी तरीके से आप बेटा अगर इस सेकेंडरी अल्कोहल की बात करो, तो इस सेकेंडरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन उसने बताया हुआ है भाई, ये देखो ना, उसने बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आपके पास इस सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है? देखो जरा, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है, ये देखो जी। सर हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं किया, एक्वस NaOH क्यों यूज किया? हाइड्रोलिसिस स्लो होता है ना भाई। हम जब भी अल्कोहल बनाते हैं एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, क्योंकि NaOH के अंदर OH माइनस, इसलिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। वाटर लेंगे तो वाटर तो एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है। जब भी आपने हाइड्रोलिसिस, जब भी आपने अल्कोहल बनाना है, यू विल यूज एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड, ना कि वाटर। वाटर से हो जाता है रिएक्शन, लेकिन स्लो होता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा देखो, आपको ना ये इतना आसान नहीं है इसको सोचना कि आपने ये जो हेलोजन एल्केन था, इससे आप चले गए हो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन पर। तो आप इस तरह सोचो, मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस बताता हूँ। आप सोचोगे भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, आप सोचोगे कि आपने कौन सा ऐसा रिएक्शन पढ़ा है कि जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आप बताएंगे जी कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। और इस तरह आप देखेंगे यहाँ कीटोन बन रहा है, तो आप सोचोगे भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन आपने पढ़ा है जिसकी वजह से कीटोन बनता है। तो आपको समझ आ जाएगा भाई ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपने इस Br की जगह ना OH लगा है। तो Br की जगह OH कैसे लगेगा? आपको एक्वस मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना होगा। अच्छा इसी तरह बेटा नीचे वाले रिएक्शन पर आते हैं ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी फिर मैं उस टेबल पर आऊंगा जो सॉल्व करना है बेटा, वो टेबल अभी हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखो, अगर आप में से जिन बच्चों ने कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं पढ़ा हुआ ना, उनको भी ये समझ नहीं आएगा बेटा। लेकिन मैं चले इसमें थोड़ा सा यहाँ नीचे लिखता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। देखो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद होता है एल्डिहाइड और कीटोन। जब इसमें मैं HCl, अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, इस बात से आप लोग एग्री कर रहे हैं ना कि नेक्स्ट 2 वीक्स तक ना हम सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है? ताकि ना आप लोगों को ऑर्गेनिक पूरी हो जाए। मुझे लग रहा है कि अभी मैक्सिमम बच्चों की ऑर्गेनिक पूरी नहीं हुई। मुझे ग्रुप में बताइएगा, चले मैं ग्रुप में पूछूंगा आप लोगों से। अच्छा देखें, ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड में ना HCN ऐड हो जाता है। HCN, ये देखना जरा, CH3C। अब ऑपोजिट चार्जेस को ऐड कर दो। ये कार्बन पॉजिटिव है ना, तो इसके साथ CN ले जाओ। और ये बेटा देखो, हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है तो इसको ऑक्सीजन के साथ ले जाओ। ये जी। अब एक बात सुनो, अब एक निशानी बता रहा हूं। जब भी आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन हो और उसके बाद आप देख रहे हो कि जी CN लग गया है, क्या लग गया है? CN। आप इसे खुद सोचें, आपको पता चल जाएगा भाई क्या चीज ऐड हुई है। आप कहेंगे भाई कि एक CN ऐड हुआ और एक H, इसका मतलब HCN से रिएक्शन हुआ है। किससे रिएक्शन हुआ है? HCN से, एडिशन रिएक्शन है। तो याद रखें, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हो और उस रिएक्शन के बाद आपके पास जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसमें CN आ गया हो, समझ जाइएगा कि आपने HCN से रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NaCN। HCN से रिएक्शन हुआ है। तो जरा आप देखिएगा इधर। अच्छा एक और चीज वो भी सुन लें फिर उसके बाद। अब बेटा एक और भी रिएक्शन याद रखें, ये जो CN ग्रुप होता है ना, CN की अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, ये मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है
कि अगर आप इसमें वाटर से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अभी आपको बता देता हूँ क्या होगा। ये रिएक्शन बेटा मैं पूरा लिख रहा हूँ, इसलिए अगर आपने नहीं भी पहले पढ़ा हुआ तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ये ऐसी है, अगर बेटा इस CN के अंदर मैं वाटर ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बताइए CN किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। CH3 COH H C डबल बॉन्ड OOH और साथ में NH4Cl बनेगा। अभी आपको सारा यहाँ मार्क कर देता हूँ NH4Cl कैसे बनेगा, ये देखो। ये देखें जी, ये आपके पास बनेगा जी। ये N, ये H, ये H, ये H, ये H, एक H इसमें ज्यादा आ गया। NH4Cl आपके पास बनेगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सारे को आप कर देखते हैं। ये बेटा N जाएगा यहाँ से N, ये एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, ये चौथा H, ये NH4 हो गया और ये Cl बेटा। तो ये आपके पास यहाँ पर NH4Cl बनेगा और ये जो OH बचा है ना, ये OH ये इस कार्बन के साथ आकर लगता है और ये O भी इधर आकर लगता है। तो ये आप बस इसको भी फिलहाल जुबानी याद कर सकते हो कि जब भी नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा जरा सुनिएगा मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो कि जिसमें एल्डिहाइड से वो कार्बोक्सिलिक में जा रहा हो, लेकिन आप कहेंगे भाई एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक में जाना तो बड़ा आसान है, वो तो आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ एक और काम भी हो रहा है। यहाँ पर जो आपके कार्बन है ना, कार्बन वो दो कार्बन की चेन है ना। स्टार्टिंग में रिएक्शन देखो, ये 2 कार्बन की चेन है बस। और आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को देखो तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको पता चलेगा कि देयर आर 3 कार्बन। तो कार्बन भी बढ़ रहा है भाई। तो याद रखें, जब भी एल्डिहाइड से या कीटोन से वो कार्बोक्सिलिक बना रहा हो ना, तो समझ जाइएगा। और कार्बन भी बढ़ रहा हो बेटा, कार्बन भी इंक्रीज हो रहा हो, तो समझ जाइएगा उसने पहले HCN से रिएक्शन करवाया है एक कार्बन बढ़ाने के लिए, देन उनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है। अब हम जरा क्वेश्चन पर आए। ये जी आपका एथेनॉल, ये एथेनॉल है। 2 कार्बन की चेन थी। यहां पर देखें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, और कार्बोक्सिलिक भी बन रहा है। तो ये मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि जब भी एल्डिहाइड या कीटोन से वो कार्बोक्सिलिक बना रहा हो और एक कार्बन भी बढ़ रहा हो, तो समझ जाइएगा पहले रिएक्शन HCN से होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN कैटालिस्ट, और फिर उसकी बेटा आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। तो देखो बेटा पहले HCN से रिएक्शन करवाओ ना, तो ये चीज बनेगी, देखना CH3 C डबल बॉन्ड OH। HCN से रिएक्शन करवाओ, ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, CN नेगेटिव। तो ये जो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, CN कार्बन के पास चला जाएगा। तो आपके पास ये बनेगा, ये बनेगा जी, ये चीज, ये X ये है। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है बेटा, देखो CN कार्बोक्सिलिक में जा रहा है तो आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। तो अब आप जरा इस टेबल को बेटा कीजिएगा। अब मेरा मुझे उम्मीद है बेटा कि अब आपसे हो जाएगा। आप लोग इस तरह करें ना कि इस स्कीम की पिक्चर ले लें, इस स्कीम बेटा पिक्चर लें और फिर इस टेबल को अब आप सॉल्व करेंगे खुद। चलें इस टेबल को बेटा आप सॉल्व करें। आप शाबाश, ये है जी टेबल। इसमें कह रहे हैं कि आपके पास रिएजेंट एंड कंडीशन यूज्ड, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सिंथेसिस फ्रॉम प्रोपीन। फर्स्ट स्टेप में आप प्रोपीन में ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप प्रोपीन में क्या ऐड करोगे, सेकंड स्टेप में क्या ऐड करोगे भाई प्रोपीन में, बोलिएगा जी। एक्वस NaOH आप ऐड करोगे बेटा इसमें, एक्वस NaOH।
और थर्ड स्टेप में क्या करोगे बेटा? थर्ड स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। अच्छा, सिंथेसिस फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जी? एथेनॉल में फर्स्ट स्टेप के अंदर HCN ऐड होगा। HCN एंड NaCN। NaCN इज कैटलिस्ट, तो आप HCN ऐड करोगे एंड NaCN कैटलिस्ट। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? सेकंड स्टेप के अंदर देखें, आपने उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आप कोई भी एसिड लेकर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो। तो यहाँ आप लिखोगे HCl एक्वस, इसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या H2SO4 एक्वस भी लिख सकते हो, H2SO4 एक्वस। और इसी तरीके से बेटा आपने फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं जी? ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है भाई थर्ड स्टेप में, ये ये फिर जरा से देखें। ऑक्सीडेशन। एटॉमिक ऑक्सीजन बड़ा अच्छा हिंट है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? सेकेंडरी अल्कोहल की, कीटोन बन रहा है। तो ये बेटा आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर क्या लोगे? एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज हो सकता है, लेकिन अल्कोहल्स के लिए प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि जो चीज वीक से हो रही है स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है। KMnO4 भी कर सकता है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज, लेकिन अगर एक चीज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन हो रहा है ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत नहीं होती। सर अच्छा ये बेटा जो मुझे, जब जी बेटा, सर ये जब हम डाइस कर रहे होते हैं इनको, तो जब हम लिख रहे हैं रिएजेंट, तो इसके साथ हमें ये लिखना पड़ता है कि हीट अंडर रिफ्लक्स है या डिस्टिलेशन है, इस तरह के। जब वो आपसे बेटा पूछेगा ना कि इसकी कंडीशन भी बताएं, हाँ, इसमें यहाँ जी सर। पर लिखा हुआ है कि रिएजेंट एंड कंडीशन यूज, तो आप बिल्कुल लिखें साथ में हीट अंडर रिफ्लक्स, आपको हीट अंडर रिफ्लक्स करना है। जब कंडीशन पूछेगा तो आपने लाजमी बताना है। जी सर। अच्छा, अब बेटा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग ऑर्गेनिक में कंफर्टेबल नहीं है या हैं? ऑर्गेनिक अगर आप लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ी ना अभी, तो इसलिए आप लोगों के लिए मुश्किल होगा फिलहाल ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम बेटा इस तरह करते हैं, Sir, it would be better अगर हम उसी तरह कर लें जिस तरह you said before, like we can discuss the organic questions later on once जी we're done मैं with. इसी तरह करूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के फीडबैक से आइडिया हो गया, जब आप लोग खामोशी से बैठ के सुन रहे होते हैं इट मीन्स के काम जो है वो खराब है और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए एक और ऑप्शन ये है बेटा कि लेकिन उसमें मैं भी अल्कोहल पर हूँ ना, वो बहुत पीछे है ग्रुप। तो चलें इस तरह करते हैं बेटा, हम अभी ना फोकस करते हैं ज्यादा इनऑर्गेनिक। अच्छा, आप लोगों ने कम से कम ये तो कर लिया होगा भाई, 3 चैप्टर्स तो हर एक ने कर लिए होंगे, मतलब इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक, और उसके बाद हेलोजेनो एल्केन्स और एल्केन एल्कीन, है ना। ये 3 चैप्टर्स तो तकरीबन तमाम बच्चों ने किए होंगे। तो हम इस तरह कर लेंगे कल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हम MCQs डिस्कस करें, तो मैं ना एक MCQ पेपर लेता हूँ, कल 20 MCQs कर लेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 MCQs, क्योंकि आखिरी 10 MCQs जो है ना वो आप लोगों को नहीं आते होंगे। तो हम इस तरह करते हैं, कल बेटा MCQ का पेपर डिस्कस करते हैं, उसमें फर्स्ट 30 MCQs हम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह, उम्मीद है हो जाएंगे। ठीक है, पेपर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है बेटा, ताकि आप लोग उसको घर से ही सॉल्व कर लें, यही पेपर है। इसी का बेटा आप तैयार कर लें MCQ, इसी का MCQ ना इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर नवंबर 2023 और 9701 वेरिएंट क्या होगा जी हमारा? 1-2 वेरिएंट, 1-2 होगा जी, 1-2 वेरिएंट। ठीक है, तो आज बेटा बस इतने ही हम क्लास लेते हैं, क्योंकि पेपर जो है ना बाकी अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। और 1 मिनट, नहीं बेटा वो कल होती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है बस। नहीं, ऑर्गेनिक की क्लास बेटा कल होगी, थर्सडे फ्राइडे।